स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज हमारी रासायनिक गतिकी में चल रही है क्वेश्चन नंबर 11 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक मैं आपको पिछले लेक्चर में करा चुका हूं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए आंकड़े प्राप्त हुए। ये कोई अभिक्रिया है जिसके लिए हमें आंकड़े जो मिले हैं वो इस टाइप से मिले हैं। तो एक बार समझिए, ये एक्सपेरिमेंट नंबर है, हमारे प्रयोग है। पहला प्रयोग, इसमें दो अभिकारक ए और बी हैं। तो ए की सांद्रता मोल लीटर इनवर्स में 0.1 और बी की सांद्रता मोल लीटर इनवर्स में 0.1, और जो डी बन रहा है हमारा उत्पाद, उसके बनने की दर दी हुई है 6.0 इंटू 10⁻³ ऐसे दूसरा प्रयोग हुआ तो ए की सांद्रता ये, बी की सांद्रता ये और डी के बनने की दर ये। तीसरे प्रयोग में ए की सांद्रता ये, बी की ये और डी के बनने की दर ये। ऐसे चौथे प्रयोग में ए और बी की सांद्रता दी है और डी के बनने की हमें दर दी हुई है। तो आपको आंकड़े समझ में आए होंगे कि इस अभिक्रिया में ए और बी अभिकारक हैं, उनकी सांद्रता मोल लीटर इनवर्स में। कई बार बच्चे ये ऑब्लिक लिखा है, इसको सोचते हैं कि पता नहीं क्या लिखा है। इसका मतलब है कि ए की सांद्रता मोल लीटर इनवर्स में, बी की सांद्रता मोल लीटर इनवर्स में। ऐसे दर का मात्रा का होता है मोल लीटर इनवर्स, मिनट इनवर्स होता है। तो इस प्रकार से हमें एक टेबल है, 4 प्रयोग उसमें है, उनके रिजल्ट है हमारे पास, ए और बी की सांद्रता और डी के बनने की दर। तब आपको वेग समीकरण बताना है इसका और वेग स्थिरांक ज्ञात करना है। तो आप समझिए कि वेग समीकरण क्या होता है, जिसमें हम अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रता की घातें लिखते हैं। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ए सांद्रता और बी की सांद्रता की घात जो है वो खुद से मान लेते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में माना अभिक्रिया ए के सापेक्ष पी कोटि व बी के सापेक्ष क्यू कोटि है। तब वेग समीकरण अगर मैं लिखूं तो क्या आना चाहिए, तब वेग समीकरण R बराबर के ए की पावर P और B की पावर Q। तो वेग समीकरण क्या होना चाहिए, R बराबर के ए की पावर P और B की पावर Q। क्यों? क्योंकि हमने ए के सापेक्ष जो अभिकारक ए है उसके सापेक्ष कोटि मानी है P और B के सापेक्ष कोटि मानी है Q। अब हमें P और Q की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम प्रयोग जो हमें एक एक करके जो 4 प्रयोग दिए हैं उसके संबंध में हम कुछ समीकरण नोट कर लेते हैं इस वेग समीकरण के हिसाब से। तो आप देखेंगे प्रथम स्थिति में, माने प्रयोग फर्स्ट के लिए क्या है भाई, जो दर है 6.0 10⁻² के, ऐसे ही ए की सांद्रता कितनी है 0.1 पावर P और जो बी की सांद्रता है वो भी हमारी 0.1 की सांद्रता Q। ये है समीकरण नंबर 1। फिर ऐसे ही प्रयोग सेकंड। तो प्रयोग सेकंड में क्या है, दर हो गई है हमारी 7.2 के, ए की सांद्रता है 0.3 और वो है 0.2। समीकरण नंबर 2। प्रयोग थर्ड के लिए ये दर है 2.88 × 10⁻⁻1 के, ए की सांद्रता 0.3 और बी की 0.4। ऐसे ही प्रयोग 4। तो दर है हमारी 2.40 10⁻² के, ए और बी की सांद्रता 0.4 और 0.1। तो देखिए हमको 4 प्रयोग हैं तो 4 समीकरणें मिल गई हैं दर, और हमने ए और बी की सांद्रता रखी है क्योंकि हमने वेग समीकरण खुद से ऐसा माना है कि ए के सापेक्ष पी कोटि और बी के सापेक्ष क्यू कोटि है। अब इन 4 समीकरणों की सहायता से हम पी और क्यू की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो आप देखिए, हम समीकरण 1 को समीकरण 4 के साथ भाग करके सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 0.1 की पावर क्यू है, 0.1 की पावर क्यू है, वो कैंसिल हो जाएगा, तो पी वाला पद बचेगा जिससे हम पी वाली वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 1 को समीकरण 4 से भाग कर लेंगे।
और समीकरण एक है हमारा 6.0 इंटू 10⁻³ अपॉन 2.40 इंटू 10⁻²। ये है k 0.1 की पावर p 0.1 की पावर q अपॉन k 0.4 की पावर p 0.1 की पावर q। k से k कैंसिल हो रहा है, ये पूरा इससे कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर आप इसको सोल्व करें तो घात -3 इनको नीचे ले आते हैं तो +3 हो जाएंगे और 3 में से 2 जाएगा 1 माने 6.0 2.40 इंटू 10। इसको आप एक साथ लिख सकते हैं इस टाइप से होल 10 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6/24 सीधे सीधे 6 ही है, इससे एक डिजिट इधर हो जाएगी और इसको हम पॉइंट से पॉइंट कैंसिल तो 1/4 का होल। इसको हम लिख सकते हैं 6 चौक 24 1/4 1/4 की पावर p। तो ये आप समझिए 1/4 की पावर 1 है। तो जब ये सेम है, आधार सेम है मीन्स तो घातों की तुलना हो सकती है और घात की तुलना करने पर p का मान कितना आ रहा है 1। तो आपको p की वैल्यू तो मिल गई है, ये मीन्स a के सापेक्ष क्या है, ये प्रथम कोटि है। इसी प्रकार से आप देखिए समीकरण 2 और 4 को अगर हम इनको भाग करें आपस में सोल्व करें तो ये कैंसिल हो जाएगा टर्म, ये वाला 0.3 है 0.3 p वाला कैंसिल हो जाएगा, इस बार q की वैल्यू आ जाएगी। तो हम समीकरण 2 और 4 की भाग कर लेते हैं। समीकरण 2 भागा समीकरण 4। तो आप देखेंगे 7.2 गुणा 10 की घात -2 बटे 2.88 गुणा 10 की घात -1 ये हो जाएगा और ये है 0.2 की पावर q, ये है k 0.4 की पावर p 0.1 की पावर q। तो आप देखेंगे k से k कैंसिल है और सॉरी 0.3 है और ये 0.4 है क्योंकि समीकरण 2/3 करना है, 2/3 तभी तो ये कैंसिल होगा और ये 0.2 और 0.4 ठीक है। तो k से k कैंसिल है और ये पूरा टर्म सेम है तो ये कैंसिल है। इस पावर को नीचे ले आते हैं तो ये हो जाएगा 7.2 अपॉन 2.88 इंटू 10 क्योंकि 2 घात है तो इधर आगे प्लस की हो जाएगी और ये हो जाएगा, इसको आप लिख पाएंगे 0.2 0.4 की पावर q। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, ये पॉइंट कैंसिल 2 दूनी 4 और यहाँ से 10 की इसमें गुणा होगी तो ये 28.8 हो जाएगा। मीन्स आपको इस टाइप से कुछ कैलकुलेशन मिलेगी 7.2 28.8 और इधर हो रहा है ये 1/2 की पावर q 2 दूनी 4। आप इसको इससे कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये 7 चौका 28 4 बार समथिंग कट रहा है तो 1/4 1/2 की पावर q और इसको 1/4 को लिख सकते हैं हम 1/2 की पावर 1/2 की पावर q। ये सेम आधार तो घातों की तुलना हो सकती है और q का मान कितना हो जाएगा 2। तो p का मान आ रहा है 1 और q का मान आ रहा है 2 मीन्स a के सापेक्ष प्रथम कोटि और b के सापेक्ष द्वितीय कोटि है। तो p और q का जब मान आ रहा है तो हम इसे कह सकते हैं समीकरण, इसको अल्फा कह लें आप। तो p और q के मान किस में रख लेंगे आप, समीकरण अल्फा में रख लेंगे, या आप कह सकते हैं इसलिए वेग समीकरण। तो फाइनली आपका जो वेग समीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा ये हो जाएगा कि a के सापेक्ष प्रथम कोटि हो जाएगा और b के सापेक्ष क्या हो जाएगा, द्वितीय कोटि हो जाएगा। तो ये पहला पार्ट है कि वेग समीकरण आपका इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो समझिए जो आंकड़े हमें दिए हैं वो 4 आंकड़ों की सहायता से हमने 4 समीकरणें प्राप्त कर ली। फिर इसके बाद पहली और चौथी समीकरण को हल किया है भाग करने पर, दूसरी और तीसरी समीकरण को भाग करने पर हल किया है। इस प्रकार से हमारे p और q के मान आ गए हैं और वो p और q के मान हमने इस वेग समीकरण में रखे तो हमें फाइनल वेग समीकरण मिल जाता है। अभी इसका हमें दूसरा पार्ट एक और करना है, ये जो k आ रहा है इस वेग स्थिरांक को हमें ज्ञात करना है। चलिए बात करते हैं वेग स्थिरांक कैसे ज्ञात किया जाएगा। अभी हमारे पास जो वेग समीकरण आया है यहाँ से हम वेग स्थिरांक का फॉर्मूला लिखते हैं। तो k इक्वल टू हो रहा है r/a और b स्क्वायर। अब हमारे पास जो टेबल है जो वो 4 आंकड़े हैं मीन्स यहाँ पर ये मान लिखे हैं तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि यहाँ पर p और q का मान डालते जाइए, k का मान आता जाएगा। तो ऐसे करके हम 4k
मैंने चारों स्थितियों में वेग स्थिरांक ज्ञात कर लेंगे और फिर उनका औसत मान ज्ञात कर लेंगे। तो आप देखिए यहाँ से वेग समीकरण ये है, तो के लिए मैं लिखें तो पहली वाली दर कितनी थी 6.0 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.1 है तो पावर पी की वैल्यू कितनी है 1 और क्यू की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1 की पावर, ये पहला के है। यहाँ से के का मान आएगा, उसको हम K1 कह देंगे। ऐसे K2 के लिए यहाँ वाला डाटा यूज कर लेते हैं सीधे यहीं से, इसमें क्या ही मान रखें, तो यहाँ से K2 कैलकुलेट करें तो ये पूरा अपॉन में -7.2 इंटू 10⁻² अपॉन 0.3 की पावर 1 और 0.2 की पावर 2, क्योंकि Q की वैल्यू कितनी है 2 है। ऐसे ही हम K3 कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी, तो K3 आ रहा है तो इसके अपॉन में लिख देंगे 2.88 अपॉन 0.3 की पावर 1 और 0.4 की पावर 2, ऐसे K3 आ जाएगा। ऐसे K4 तो ये दर के अपॉन में वो सब चीज़ें आ जाएंगी 2.40 इंटू 10⁻², 0.4 की पावर 1 और 0.1 की पावर 2, यहाँ से वैल्यू आएगी। ये जो K1 K2 K3 K4 की वैल्यू आएंगी, इनसे आप एक औसत निकाल लेंगे और लिख देंगे इसलिए वेग स्थिरांक, माने जो फाइनल वेग स्थिरांक होगा वो K इक्वल टू होगा K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 अपॉन 4। तो इस प्रकार से वेग स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, बहुत इजी कैलकुलेशन है, क्योंकि 12th में आप हैं। अगर कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी बोला है, अगर कैलकुलेशन में किसी को प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं किसी दिन एक वीडियो कैलकुलेशन को लेकर ही आपको बता दूंगा। तो आप देखिए बहुत अच्छा न्यूमेरिकल इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलते हैं। आपको प्रयोग दे देगा, अभिकारकों की सांद्रता और दर दे देंगे, उसकी सहायता से आप ए के सापेक्ष पी और बी के सापेक्ष क्यू इस प्रकार से कोटि मानकर वेग समीकरण लिखेंगे, और उस वेग समीकरण में आप ये सारे जो डाटा आपको दिए वो ज्ञात कर लेंगे, लिख लेंगे, और फिर समीकरणों को भाग के माध्यम से पी और क्यू ज्ञात करने के बाद आपका वेग समीकरण आ जाएगा। और फिर उसी जो पी और क्यू के मान है वहाँ से 4 वेग स्थिरांक ज्ञात कर लेंगे चारों समीकरणों से, और फिर उन चारों वेग स्थिरांकों का हम औसत ज्ञात करके फाइनल वेग स्थिरांक ज्ञात कर सकते करते हैं। इससे अगले न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 12 की, एक रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक ए के सापेक्ष प्रथम कोटि है और अभिकारक बी के सापेक्ष शून्य कोटि है, तब निम्न आंकड़ों को पूर्ण कीजिए। इस बार आपको एक टेबल दी है, उसमें कुछ ब्लैंक्स बनाए इन्होंने, रिक्त स्थान है, वहां पर आपको ये फिल करना है। इस बार हमें वेग समीकरण दिया हुआ है, लेकिन वेग समीकरण डायरेक्ट ना देकर आपको थ्योरी में लिखा है ए के सापेक्ष प्रथम कोटि और बी के सापेक्ष शून्य कोटि। तो अगर हम वहां से वेग समीकरण लिखें तो वेग समीकरण क्या आएगा, R इक्वल टू के, ए के सापेक्ष प्रथम कोटि और बी के सापेक्ष शून्य कोटि, तो ये फाइनल हो जाएगा R इक्वल टू के ए, ये वेग समीकरण। अब इस वेग समीकरण की सहायता से हम इन रिक्त स्थानों को पूर्ण करेंगे। तो देखिए पहले वाला ये प्रयोग है, टेबल में आपको बता दूं, पहला प्रयोग है ए बी की सांद्रता और अभिक्रिया की दर दी है। दूसरे प्रयोग में ए की सांद्रता रिक्त स्थान है और बी की 0.2 है और अभिक्रिया की दर है। ऐसे तीसरे प्रयोग में अभिक्रिया की दर में रिक्त स्थान है। चौथे प्रयोग में फिर से अभिकारक ए की सांद्रता पता करनी। तो सबसे पहले चूंकि हमें पता है कि अगर हम ए की सांद्रता ज्ञात करेंगे तो हमें वेग स्थान की जरूरत पड़नी है, तो उसने हमें पहला आंकड़ा इसलिए पूरा दिया है जिससे कि आप पहले के को ही ज्ञात कर लें। तो हम पहले प्रयोग के लिए लिख देते हैं, प्रयोग फर्स्ट के लिए, या प्रयोग फर्स्ट से आर का मान आप रखेंगे 2.0 × 10⁻² के, और ए की सांद्रता है यहाँ पर 0.1। तो यहाँ से के अगर ज्ञात करें तो ये इसके अपॉन में, तो जो फाइनली के का मान आएगा इससे 1 0 ऊपर बढ़ जाएगा, माने आप कह सकते हैं 10⁻1 हो जाएगा। अब इस के की हमें जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ हम यूज कर सकते हैं प्रयोग 2 से, या प्रयोग सेकंड के। अगर प्रयोग सेकंड की बात करें तो इसके लिए फिर से अगर हम वैल्यू लिखेंगे इसी समीकरण में, तो आर का मान अब हमारे लिए कितना है, के की जो जरूरत पड़ेगी तो वो के का मान ही आ गया, और जो ए की सांद्रता में ज्ञात करनी है तो मैं उसको ए ही लिख देता हूँ ऐसे।
तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा। तो फाइनली ए की जो सांद्रता है वो हो जाएगी ए की सांद्रता आ जाएगी हमारी, ये 2 बार कैंसिल और ये घात ऊपर जाकर प्लस तो -1 बचेगा, माने 2 गुणा 10 की घात -1 और इसको हम कह सकते हैं 0.2 मोल लीटर इनवर्स। तो इस वाले रिक्त स्थान में आपका आ जाएगा 0.2 मोल लीटर इनवर्स। इसके बाद ऐसे ही तीसरे आंकड़े में आपको दर बतानी है, तो यहाँ लिख देंगे प्रयोग थर्ड के लिए। फिर से वही जो हमारा वेग समीकरण है, तो प्रयोग थर्ड में अभिक्रिया की जो दर है वही ब्लैंक्स है, तो इसलिए R इक्वल, फिर K की जरूरत पड़ रही तो आपने K कैलकुलेट किया ही है, और इसके लिए फिर आ रहा A की सांद्रता। तो तीसरे प्रयोग में A की सांद्रता है 0.4, तो इसको सोल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा 0.8 × 10⁻⁻1, बाकी मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स वो लिखा ही। इसका चौथे प्रयोग में फिर से आपसे ए की सांद्रता पूछी है, तो जैसे मैंने अभी दूसरा प्रयोग के लिए किया था ऐसे सेम चौथे प्रयोग के लिए आएगा। तो प्रयोग फोर्थ के लिए, तो प्रयोग फोर्थ में फिर से वही वेग समीकरण से हम दर का मान लिखेंगे। तो दर का मान है हमारा चौथे के लिए, फिर के है, तो वेग स्थिरांक का मान हमारा कितना है, और ए की सांद्रता हमें चौथे प्रयोग में बतानी है। तो ये इसके अपॉन में ए इक्वल हो जाएगा 2.0 × 10⁻2 अपॉन 2.0 × 10⁻1। तो जो ए की सांद्रता आएगी वो हो जाएगी हमारी ये कैंसिल, और ये ऊपर पावर प्लस माने 10⁻1, इसको हम लिख सकते हैं 0.1 मोल लीटर, माने यहाँ पर आ जाएगा 0.1। तो आप देखेंगे, और यहाँ मैंने ये आया था यहाँ पर 0.8 × 10⁻1। तो इस प्रकार से जो रिक्त स्थान है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। एक आसान से क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायु की गणना निम्न वेग स्थिरांकों के मान से कीजिए। पहला वेग स्थिरांक आपको 200 सेकंड इनवर्स दिया है, फिर 2 मिनट इनवर्स और फिर 4 वर्ष इनवर्स। तो ये वेग स्थिरांक के अलग अलग मान हैं और आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु की गणना करनी है। तो आप देखेंगे पहले पार्ट में, और मैंने आपसे कहा था कि जो अर्धायु का फॉर्मूला होता है वेग स्थिरांक के रूप में वो क्या होता है, T½ इक्वल टू होता है 0.6932/K। तो T½ ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, 0.6932 और K की वैल्यू कितनी है 200। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, तो जो सेकंड में है तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा दूसरे पार्ट की। तो सेम तरीके से आप कर सकते हैं, T½ में इसी में देखिए K का मान आपकी बार कितना रख सकते हैं 0, तो 0.6932/2। फिर यहाँ से जो वैल्यू आएगी मिनट इनवर्स है, तो आपका जो अर्धायु काल आएगा वो किस में आ जाएगा, मिनट में। ऐसे ही अगर हम बात करें तीसरे पार्ट की, तो इसमें हमें इस बार जो वैल्यू दी है वो वैल्यू है 4 वर्ष इनवर्स, तो ये यहाँ से आ जाएगा आपका आंसर वर्ष में। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको वेग स्थिरांक दिए हैं और आपको अर्धायु की गणना करनी है, तो सीधे फॉर्मूले पर आधारित ये आंकिक प्रश्न है। बात करते हैं एक और नए आंकिक प्रश्न की, कार्बन 14 के रेडियोएक्टिव विघटन के लिए। तो कार्बन 14 मीन्स कार्बन के समस्थानिक होते हैं ना, 6C13 6C14, तो उनमें से जो कार्बन 14 है उसका रेडियोएक्टिव विघटन हो रहा है खुद ही, और उसकी अर्धायु है 5730 वर्ष। तो ये वैल्यू मैं नोट भी करते चलता हूँ सीधे। किसी जीवित पेड़ के नमूने में 80% कार्बन शेष पाया गया। देखिए जैसे कार्बन डेटिंग एक विधि होती है, अर्धायु कार्बन अर्धायु अंकन, उससे आप किसी जो पेड़ का नमूना है आपको मिले तो उसमें देखेंगे कि कितना % रह गया है, तो उस विधि से ज्ञात करके कार्बन की शेष मात्रा 80% आ रही है। तो ए 80%, जो प्रारंभिक मात्रा वो 100 मानेंगे आप। और पूछा है इस नमूने की आयु ज्ञात कीजिए कि टोटल आयु कितनी रहेगी इस नमूने की, तो टी बताओ।
तो आपको मैंने पहले ही कहा है कि जो रेडियोएक्टिव विघटन होता है, अगर इन्होंने ना भी दिया हो क्वेश्चन में कि वो किस कोटि की अभिक्रिया है, तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया ही होती है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो टी का फॉर्मूला होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, तो टी का फॉर्मूला होता है 2.303/K log 10 बेस A0/A। यहाँ पर आपको देखिए A0 पता है 100, A पता है 80 और K नहीं पता है, तो इस K के लिए ही उन्होंने T हाफ दिया होगा। तो K का फॉर्मूला मैं इसमें लिख लेता हूँ, देखिए नेक्स्ट लाइन में T इक्वल टू यही पर, तो 2.303 K का फॉर्मूला 0.6932/T हाफ, और इधर चली रहा है log 10 A0/A, तो T इक्वल टू हो जाएगा 2.303/0.6932/T हाफ की वैल्यू है 5730, और इधर log 10 बेस A0 100 और A हो गया 80, तो ये देखिए बिल्कुल ऊपर जाएगा। इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ से आप इसको ये कट और इसको लिख सकते हैं log 10 बेस 10 माइनस log 10 बेस 8। यदि लॉग टेबल नहीं है तो फिर ऐसे लिखिए, नहीं तो लॉग टेबल अगर आपको गिवन है तो 8 से इसको डिवाइड करके जो भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा तब लॉग टेबल से वैल्यू देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में लॉग टेबल से कैसे आप लॉग की वैल्यू देखें वो बताया है। तो उसको आप फिलहाल बिना लॉग टेबल कैसे कर सकते हैं, log 10 बेस 10 माइनस log 10 बेस 8, log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, भाई ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, और यहाँ से वैल्यू आएगी 1, और ये इसको आप 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और 3 वो सामने बचेगा log 10 बेस 2, और उसको लिख देंगे आप 0.3010। यहाँ से सीधे 3 इंटू 3 माइनस 0.9, और 1 में से 0.9 जाएगा तो 0.1, और फिर इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजली। और देखिए आपकी आदायु वर्ष में है तो टी भी कितना आ जाएगा, उतने ही वर्ष आ जाएगा, और लगभग 1845.3 करके कुछ वर्ष आ रहा है। तो चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान 60 सेकंड इनवर्स है। नोट करते हैं साथ साथ वैल्यू। अब तो आपको बहुत इजीली बातें समझ में आती होंगी। अभिकारक को अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/16 भाग रह जाने में, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि प्रारंभिक मात्रा को मान लेते हैं x, तो शेष मात्रा कितनी है, प्रारंभिक मात्रा का 1/16 मीन्स x/16 रह जाने में कितना समय लगेगा, तो आपको t बताना। तो फिर से वही जो अभी मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखा था प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, तो t इक्वल टू हो जाएगा 2.303/K log 10 बेस A0/A। इसको अगर आप सोल्व करें तो पिछले क्वेश्चन में तो आप देखेंगे t हाफ था तब क्या आया था, इस बार तो k डायरेक्ट गिवन है, तो k की जगह सीधे 60 और log 10 बेस a की वैल्यू आपकी है, सॉरी a नोड है, a नोड की वैल्यू आपकी x और a है x/16, तो ये हो जाएगा, ये x कैंसिल 16 बिल्कुल ऊपर जाएगा, और log 10 बेस 16 को हम क्या लिख पाएंगे, इसको लिख सकते हैं आप 2 की घात 4, इसका ये 4 सामने बचेगा log 10 बेस 2, और सीधे मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ, log 10 बेस की वैल्यू होती है 0.3010। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका सेकंड इनवर्स में k दिया था, तो टाइम किस में आएगा, सेकंड में आएगा। सॉल्व करने के लिए फिर से वही बात, 4 की गुणा इसमें करेंगे तो 1.2 मानिए, 4 3 12 1.2 समझिए उसे, और फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो जो आपका टाइम है वो लगभग 4.6 × 10⁻² सेकेंड के समथिंग आएगा। तो आप कैलकुलेशन बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो इस प्रकार के और अन्य क्वेश्चन भी हम आगे करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आते रहेंगे। एक और अच्छे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। किसी नाभिक के विघटन में बने उत्पाद स्ट्रांसियम 90
की अर्धायु 28.1 वर्ष है। नाभिक विघटन आप सब समझते हैं, किसी वीडियो में आपको बताऊंगा नाभिक विघटन क्या होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ाई होगा। तो उसमें कोई उत्पाद बना स्ट्रांसियम 90, और आपको पता है कि नाभिक के विघटन में बहुत हानिकारक विकिरण निकलता है। वो किसी जहाँ पर ये विघटन हुआ तो वहाँ पर जो बच्चे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिकता के साथ वो जो रेडिएशन है खतरनाक वो पहुँचता है। तो ऐसे ही कोई नवजात शिशु है, उसकी हड्डी में 90 स्ट्रांसियम का 1 माइक्रोग्राम कैल्शियम के अतिरिक्त पाया गया। माने जैसे हड्डियों में हमारे कैल्शियम होता है, तो स्ट्रांसियम की मात्रा भी 1 माइक्रोग्राम है। तो 10 वर्ष बाद या 60 वर्ष के पश्चात वो हड्डी में कितना शेष रह जाएगा, यदि वो खुद ही शरीर के द्वारा विघटित हो रहा होगा मेटाबॉलिकली, जैसे हम कह सकते हैं। तो आप पहली स्थिति में देखिए जो अर्धायु है वो हो गया, अगर आप नोट करें तो 28.1 वर्ष। हम प्रारंभिक मात्रा इसको मान लेते हैं, जैसे 1 माइक्रोग्राम शेष है, तो इसने 1 माइक्रोग्राम पाया गया, तो ये प्रारंभिक मात्रा है ए नोड 1 माइक्रोग्राम। अगर आप इसे ग्राम में चेंज करना चाहें तो 10 गुणा 10 की घात -6 लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे रहने दीजिए, फिर माइक्रोग्राम में आंसर आएगा। तो आपको बताना है कितनी मात्रा शेष रह जाएगी, और समय है पहले 10 वर्ष। तो पहली स्थिति में इसको करते हैं, तो प्रथम कोटि विकिरण के लिए फिर से वही हम समीकरण लिखेंगे। T = 2.303 अपॉन के log 10 बेस ए नोड अपॉन ए। तो आपको T दिया है 10, K की वैल्यू के लिए दिया है T हाफ, तो 0.6932 अपॉन T हाफ होता है। log 10 बेस ए नोड की वैल्यू होगी 1 माइक्रोग्राम, और ए आपको बताना है, ये तो आपको दिख रहा होगा एंटी लॉग से होना है। T हाफ की वैल्यू लिख लें आप, तो 10 = 2.303 अपॉन 0.6932 अपॉन, और टी हाफ की वैल्यू कितना है 28.1, यहाँ से 1 अपॉन ए, ये बिल्कुल ऊपर। और ये log 10 बेस 1 अपॉन ए। अगर आप log 10 बेस 1 अपॉन ए की वैल्यू ये इधर मल्टीप्लाई में और उधर डिवाइड में, तो फाइनली आप इसको लिखेंगे log 10 बेस 1 अपॉन ए इक्वल 10 की गुणा हो जाएगी इसमें, log है आपको a बताना है, तो log उधर जाके हो जाएगा एंटी लॉग, तो 1 अपॉन ए एंटी लॉग, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो रहा है 6.932, ये 2.303, 28.1। तो इसको आप 6.9 समझिए, और यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी दशमलव के एक अंक तक कैलकुलेट करके एंटी लॉग आएगा। और एंटी लॉग टेबल से मैंने आपको वैल्यू देखना बताया है, कैसे देखते हैं, फिर आप 1 अपॉन ए मीन्स ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है 60 वर्ष के पश्चात, तो यहाँ जहाँ आपने 10 लिखा है वहाँ क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, बाकी ऐसे रहेगा। तो आपको ये क्वेश्चन देखिए समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कैलकुलेशन में कहीं अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं कैलकुलेशन बताऊंगा। लेकिन आपको मैंने ऐसी कैलकुलेशन पहले बताई है, जब एक्सरसाइज में हम ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, जब चैप्टर में पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल देखना आपको मैंने बताया था। तो बहुत आसान सी कैलकुलेशन है, और आसान करने के लिए आप दशमलव के एक अंक तक ही इसकी गणना कीजिए, तो बहुत आसान तरीके से आप गुणा भाग है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम इसको सोल्व करते हैं। किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर्शाइए कि 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। तो जैसे हम अभी इससे पहले क्वेश्चन कर रहे थे, तो एक एक कंडीशन का क्वेश्चन था। माने वो ये कहता था कि 99% पूर्ण होने में लगा समय ज्ञात कीजिए, फिर एक क्वेश्चन में कहता था 90% पूर्ण होने में लगा समय। तो आप समझिए कि इसमें 2 क्वेश्चन उन्होंने अरेंज कर दिए हैं। मीन्स हम पहली स्थिति में 99% पूर्ण होने में लगा समय निकाल लेते हैं, फिर दूसरी स्थिति में 90% पूर्ण होने में लगा समय ज्ञात कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रथम स्थिति में। जो प्रारंभिक मात्रा है, जब हम एग्जाम में करें तो पूरा थ्योरी भी लिखनी है,
कि जो पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा है वो ए नोड इक्वल टू हो गया 100%, शेष मात्रा आपकी हो जाएगी 100 माइनस 99 माने 1%, और ऐसा मान लेते हैं टाइम के लिए T99 बताना। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो फॉर्मूला होगा T99 2.303 अपॉन के log 10 बेस ए नोड अपॉन ए। तो 2.303 के को के ही रहने देंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको पता ही है कि जो दूसरी इक्वेशन बनेगी दूसरी स्थिति में वहाँ के कट हो जाएगा, वरना हमें उसने के लिए कोई क्लू नहीं दिया। log 10 बेस ए नोड हो गया आपका 100 और ए हो गया आपका 1। तो 100 को आप लिख लेंगे 10 स्क्वायर, हो जाएगा log 10 बेस 10 स्क्वायर, 2 सामने आएगा और 10 बेस 10 की वैल्यू कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के इंटू 2, इक्वेशन नंबर 1। तो बात करें अगर द्वितीय स्थिति, तो जो प्रारंभिक मात्रा है ए नोड वो कितना है 100% है, और शेष मात्रा की बात करें तो 100 माइनस 90 माने 10%। इस वाले समय को हम लिख देते हैं T90। तो फिर से वही प्रथम कोटि अभिक्रिया की फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू लिखें जैसे T99 था तो T90 होगा 2.303 अपॉन के log 10 बेस ए नोड आता है तो 100 और ए आएगा तो 10, 10 टाइम कट हो जाएगा और log 10 बेस 10 की वैल्यू कितना हो जाएगी 1। तो T90 इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन के, ये 1 है तो इक्वेशन नंबर 2। अब हमको 99% पूर्ण होने में लगा समय और 90% पूर्ण होने लगे समय में आपस में आपको संबंध बताना है, तो हम इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं। समीकरण 1 और 2 को आपस में क्या कर लेते हैं भाग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा T99 अपॉन T90, और यहाँ से ये देखिए ये पूरा इससे कट हो जाएगा तो ये आ रहा है 2 अपॉन 1, इधर उधर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा T99 टू T90। तो यहाँ से पता चल रहा है ना कि 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत सही से तैयार करें। चलिए एक और आसान से क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई प्रथम कोटि अभिक्रिया 30% विघटित होने में, ये शेष नहीं है, विघटित होने में 40 मिनट का समय लेती है, अर्धायु की गणना कीजिए। तो प्रारंभिक मात्रा मान लेते हैं ए नोड 100%, शेष मात्रा ज्ञात करें तो 100 माइनस कितना कर लेंगे हम 30, क्योंकि 30 विघटित हो रहा है तो बच कितना रहा है 70%, और ऐसा होने में उसको समय लग रहा है 40 मिनट। तब आपको अर्धायु काल बताना। तो फिर वही बात, अर्धायु काल का फॉर्मूले में 0.6932 अपॉन के आता है, और के कहाँ से आएगा इस डाटा से प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। तो आप देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो फॉर्मूला है वो है, इसको हम बार बार मैंने आपको लिखा है, वो ये है। तो यहाँ से अगर हम टी देखें तो टी हमारे पास है 40, और इस के का फॉर्मूला हम टी हाफ के पदों में लिख लेते हैं यहीं पर। तो 2.303 और के का फॉर्मूला होता है 0.6932 अपॉन टी हाफ log 10 बेस। ये नोड हो गया हमारा 100 और ए हो गया 70। टी हाफ बिल्कुल ऊपर जाएगा तो 40 हो जाएगा ये 2.303 टी हाफ अपॉन 0.6932, और ये यहाँ से कैंसिल। इसको आप लिख पाओगे log 10 बेस 10 माइनस log 10 बेस 7। यहाँ से आप टी हाफ को कैलकुलेट करेंगे तो ये इंटू में और वो सब अपॉन में। चालीस गुणा ये हो जाएगा और अपॉन में आएगा 2.303 इंटू, यहाँ से अगर इसको हम सोल्व करें तो ये 1 माइनस log 10 बेस 7 की वैल्यू अगर आप देखें तो अगर log 10 बेस 7 की वैल्यू लॉग टेबल से अगर आप देखेंगे तो वैल्यू समथिंग, मैंने आपसे कहा भी था कि एक पॉइंट थोड़ा सा आगे जाती है, तो ऐसे समझिए कि 0.8 समथिंग आएगी। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से और ये मिनट में आपका समय आ जाएगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है,
इस प्रकार के क्वेश्चन आपने पहले भी किए ही हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो थोड़ा सा पहले क्वेश्चन से अलग है, इसको सोल्व करते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 20। एजो आइसोप्रोपेन की विघटन से हेक्सेन में नाइट्रोजन प्राप्त होता है। 543 केल्विन ताप पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए, तब इन आंकड़ों की सहायता से आपको वेग स्थिरांक ज्ञात करना है। इससे पहले के जो क्वेश्चन थे उनमें आंकड़े जो थे वो सांद्रता हमें मोल लीटर इनवर्स में थी, ये आंशिक दाब के रूप में हमें सांद्रताएं दी हैं। मींस समय सेकंड में है, जब 0 सेकंड है तब सांद्रता जो है वो आंशिक दाब के रूप में 35 mmHg है, 360 सेकंड पर 54 mmHg है, 720 सेकंड पर 63 mmHg है। तब आपको वेग स्थिरांक बताना है। और इस बार जो अभिक्रिया है वो एजो आइसोप्रोपेन का विघटन है हेक्सेन और नाइट्रोजन में। तो ये जो विघटन है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होता है। तो इसको चलिए सोल्व करते हैं। एजो आइसोप्रोपेन का विघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया होता है। ये पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम इसमें प्रथम कोटि अभिक्रिया के फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। देखिए एजो आइसोप्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे हम ऑर्गेनिक में ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे क्योंकि हमारे रिएक्शंस ही हैं, तब आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एजो आइसोप्रोपेन होता है CH3 का होल ट्वाइस CH एंड डबल बॉन्ड N, जो पोर्शन ये है उधर पलट दीजिए, CH3 का होल ट्वाइस। इसका अगर हम विघटन करें तो उसमें खुद लिखा है कि ये नाइट्रोजन में टूटता है और हेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H14। तो इस प्रकार से जो विघटन हो रहा है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। हम यहाँ पर दो कंडीशन ले लेते हैं। एक बार प्रारंभिक दाब, इसको कह सकते हैं कि जब T = 0 पर, तब हम ऐसा मान रहे हैं कि जो दाब है, यहाँ से लिख देता हूँ, P नोड है, तब इनके जो दाब होंगे शुरू में वो 0 होंगे। जब प्रारंभिक दाब है T माने T = 0 पर, जब समय क्या है 0, तब एजो आइसोप्रोपेन का हमने प्रारंभिक दाब माना है P नोड है और उन दोनों के दाब क्या रहे होंगे 0 माने वो बने ही नहीं होंगे, तो इसमें उनका दाब 0। दाब समय T पर माने T समय बाद दाब, हम ऐसा मान लेते हैं कि इनके जो दाब हैं वो X और X हो जाते हैं। तब ये जो दाब होगा P नोड - X होगा, माने इन्हीं में से तो X दाब कम हुआ तभी तो उनका XX दाब हुआ। जैसे हम सांद्रता पे करते थे, यदि 1 मोल है उनके XX मोल बचे तो यहाँ कितने बचेंगे 1 - X, माने समय T पर जो दाब है वो ये P नोड - X इसलिए गया क्योंकि उनके XX दाब इसी से क्रिएट हुआ है, तो इसलिए P नोड - X। अब हम कुल दाब निकाल लेते हैं, इसलिए कुल दाब, और कुल दाब को हम क्या देते हैं PT, माने T समय पर कुल दाब। तो कुल दाब क्या होगा, अभिकारकों का प्लस उत्पाद का, तो ये हो जाएगा P नोड - X प्लस X। तो यहाँ से PT आएगा P नोड, ये कैंसिल, तो P नोड प्लस X, और अगर हम X की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगी PT माइनस P नोड, माने इन अभिकारकों का अलग अलग दाब जो है माने X = हो गया। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम प्रथम कोटि अभिक्रिया में सांद्रता जो लेते थे A नोड/A, तो A नोड की जगह अब की बार प्रारंभिक दाब आएगा और A की जगह आएगा शेष दाब, तो अब हम शेष दाब निकालते हैं। इसलिए शेष दाब, और शेष दाब हम किसे कह रहे हैं P नोड - X को, तो यहीं से तो P नोड - X है, तो X की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं। तो शेष दाब क्या है हमारा P नोड - X की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा P नोड PT - P नोड, तो ये हो जाएगा इधर से माइनस और वो प्लस, तो प्लस होके ये हो जाएगा फाइनली 2P नोड - PT। तो ये हमारा शेष दाब हो गया। अब आप प्रथम कोटि अभिक्रिया से लगा लीजिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया से जो फॉर्मूला होता है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया में होता है T = 2.303 अपॉन K, या मैं K = करके लिख देता हूँ क्योंकि हमें K कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा। और यहाँ होता था log 10 बेस A नोड/A होता है, तो जो ये A नोड/A होता है, तो यहाँ प्रारंभिक सांद्रता से सांद्रता होती है, तो ये सांद्रता के पद में होता है। अगर ये हम दाब के पदों में कर लें
तो फिर इस ए नोड की जगह क्या आएगा, प्रारंभिक दाब, जो कि कितना है, पी नोड। इस टाइप से मैंने ऊपर लगाया, और नीचे आएगा शेष दाब, क्योंकि शेष सांद्रता आती थी, और शेष दाब हमारा कितना आया है, 2p नोड माइनस पीटी। ये इसलिए कर रहे थे हम, जो ये कैलकुलेशन कर रहे थे। एक बार फिर से समझ लीजिए, एजो आइसोप्रोपेन का विघटन नाइट्रोजन और हेक्सेन में हो रहा है, जो कि उसने हमें कहा है, और ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होता है ऐसा विघटन। तो हमने ऐसा माना है कि प्रारंभिक दाब जब माने समय 0 है, तब प्रारंभिक दाब इसका तो पी नोड है, और वो दोनों बने नहीं है, इसलिए उनका 0 0 है। जब कुछ समय हो जाता है, मीन्स टी समय बाद, इसका जो दाब है इनका x और x हो गया, तो इसका मतलब ये 1 मोल है, तो वो 1 ही मोल है, तो जितना इनका बना है उतना इनमें से माइनस हो जाएगा इसका जो टी समय पर, तो पी नोड माइनस एक्स। यहाँ से हमने कुल दाब निकालना, तो कुल दाब के लिए ए प्लस ए, वहाँ से x की वैल्यू आ गई, यानी इनके अलग अलग दाब आ गया। तो हमें चाहिए शेष दाब, क्योंकि हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के फॉर्मूले में नीचे आएगा शेष दाब। तो शेष दाब के लिए शेष दाब था तो ये ना टी समय बाद कितना बचा, इसमें x की वैल्यू लिख दी, ये जो x की वैल्यू है यहाँ पर x की वैल्यू लिख दी, तो यहाँ से ये आ गया। और फिर हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया के फॉर्मूले में या प्रारंभिक दाब पी नोड है ही, और जो शेष दाब है उसके नीचे लिख लिया। अब हम इन आंकड़ों की सहायता से अपनी समीकरणें प्राप्त कर लेंगे। 2 समीकरण आएंगी, एक बार इससे और एक बार इससे। जब हम ऐसा मान रहे हैं कि शुरू के 2 आंकड़ों से समय 360 ले रहे हैं, तब प्रारंभिक दाब ये होगा, और शेष दाब माने टी समय पर दाब क्या होगा, पीटी का मान कितना होगा, 54। तो हमें लिख रहे हैं प्रथम स्थिति में, तो उसको हम K1 बोल देते हैं। तो 2.303 अपॉन टी की जगह आ जाएगा 360 log 10 बेस। पी नोड की वैल्यू हो जाएगी हमारी प्रारंभिक दाब माने जब समय 0 है 35 बटे 2 गुना 35 माइनस, और पीटी का मतलब हो जाएगा 14। ये हमारा हो गया पहला K1। इसको अगर हम सोल्व करते हैं, 0.175 गुणा 10 की घात माइनस 3। ऐसे ही हम एक बार t 720 सेकेंड है, क्योंकि ये वाला कब है, जब t कितना है 360 सेकेंड। ऐसे ही हम एक बार कर रहे हैं t इक्वल टू 720 सेकेंड पर, तो इसका मात्रक सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। तो इतने पर करेंगे तो उसको हम K2 क्या देते हैं, तो 2.303 अपॉन t माने 720 log 10 बेस। भाई ऊपर आ रहा है पी नोड, इस स्थिति में 35 पी नोड हो गया, अपॉन फिर वही 2 इंटू पी नोड माने 2 गुणा 35 माइनस, और फिर पीटी माने अब टाइम 720 है, तो उस समय कितना है हमारा दाब, 63। तो इस K2 को सोल्व करें तो वैल्यू आती है 2.236 इंटू 10⁻³ सेकेंड। तो हमारे पास K1 और K2 आ गए हैं, लेकिन हमें फाइनल वेग स्थिरांक बताना है, तो यहाँ लिख देंगे इसलिए वेग स्थिरांक, उसको हम कह देंगे K। तो K इक्वल टू होगा K1 प्लस K2 अपॉन 2। तो जो हमारे K1 और K2 आए हैं उनका औसत आ जाएगा। ये तो आपको वैसे भी पता ही है, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो हमारे एक से ज़्यादा जब वेग स्थिरांक आते हैं तो फिर हम उनका औसत निकाल लेते हैं, माने जितने मान आते हैं उनको उतनी ही संख्या से भाग कर देते हैं। तो जो K1 की हमारी वैल्यू आई है ये, और जो K2 की वैल्यू है उनको रख के बाई 2 कर देंगे, तो हमारा फाइनल वेग स्थिरांक आ जाएगा।